हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से प्लीज सभी लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार ही मुझे कंफर्म कर देंगे सब कुछ ओके है अगर हम स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट से। गाइडेंस से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि अभी राइट नाउ आपके सिलेबस में नहीं है, बट पहले हम लोग रीट में भी पढ़ते हैं और एस्टड में हम लोग पढ़ते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके एक टॉपिक था हमारा, ठीक है। वैसे तो आपका ये आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ही आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। फर्स्ट का आंसर हम आप करेंगे जल्दी जल्दी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ गाइडेंस की यहाँ पर बात करी जा रही है। एक होता है गाइडेंस, एक होता है काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग कौन करते हैं? जो प्रोफेशनल होते हैं भाई, जिनका काम है काम गाइडेंस करना, वो उनका काम ही ये है। जैसे बोलते हैं ना भाई, नीट की काउंसलिंग है, किसी का अगर कोई लाइक मैरिज में प्रॉब्लम है तो उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है, तो वो प्रोफेशनल लोग करते हैं। गाइडेंस वो प्रोवाइड करते हैं जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। गाइडेंस की बात हो रही है। गाइडेंस इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ। यस भाई, बंदा खुद को एडजस्ट कर सके इसलिए उसको मार्गदर्शन जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाता है। गाइडेंस इज द प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन सेल्फ गाइडेंस। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और कह रहा है गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू द अदर एफर्ट्स ओनली, ठीक है। ओनली यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, यस, ठीक है। वैसे हमेशा ना पढ़ के भी देख लेना, सिर्फ और सिर्फ ओनली के चक्कर में मत रह जाना। ऑल तो यहाँ पर ओनली से अपना काम जो है चल जा रहा है, क्योंकि फोर्थ नंबर भी आपका करेक्ट है। आंसर बनेगा फर्स्ट का 3, जो कि आप सभी ने चेक कर लिया है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप सभी को विजिबल है, फटाफट से आंसर कर देंगे। सेकंड का, अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज व्हाट। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है। आप कोई भी नॉलेज को ग्रहण करते हो, परसीव करते हो, किसकी हेल्प से? आपके सेंस की हेल्प से। भाई 5 सेंसेस हमारे पास होते हैं। हम सुन करके हम कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं, देख करके ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। आपका टंग है, आपकी स्किन है, आपका नोज है, तो ये जो सेंसेस है, जो आप इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिसीव कर पा रहे हो, आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपका रिफ्लेक्टिव कहा जाता है, परसेप्चुअल कही जाती है, क्रिएटिव या फिर क्रिटिकल। सो सेकेंड का आंसर जिसने भी डी दिया वो गलत है भाई। इसको जो है वो परसेप्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। परसेप्चुअल थिंकिंग का मतलब ये है जब आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो आपके सेंसेस के थ्रू, ठीक है। सो सेकेंड का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। किसी ने दिया है सेकेंड का बी? चलिए, सेकेंड का बी आएगा। प्लीज डी देने वालों एक बार चेक करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन इसमें बढ़िया भी देखने को मिलेंगे, काफी क्वेश्चन इसमें इजी भी है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटिमेंट्स की बात हो रही है भाई। यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं भावनाओं की बात हो रही है, तो भावनाओं के संदर्भ में कौन सा एक कथन आपसे गलत पूछा गया है? इमोशंस आर द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स। जो आपके संवेग होते हैं वो भावनाओं के आधार होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात होती है। इमोशन जो होते हैं वो बेसिस होता है किसके? सेंटिमेंट्स के। और सेंटिमेंट्स आर इनेट। क्या जो भावनाएं होती है वो जन्मजात होती है? अपने आप से खुद ही पूछ लो एक बारी, क्या भावनाएं जो होती है वो जन्मजात होती है? तो बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर हमारा गलत बन जाता है, ठीक है। सेंटिमेंट्स जो है वो इनेट नहीं होते हैं। क्लियर बात है? चलिए, ये तो सारे क्वेश्चन अलग लग रहे हैं। हाँ, आपको लगेंगे सारे क्वेश्चन अलग, ठीक है। चलो भाई, ये आपके आए हुए सवाल है, ओके। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे आपको ये भी लगेगा कि हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है, इसलिए हम लोग पीवाईक्यूज को करते हैं यहाँ पर, ताकि अगर आप ऐसे वैसे क्वेश्चन अगर देख भी ले तो भी आपको आइडिया लग जाए कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मेरा मकसद ही यही है पीवाईक्यूज को स्टार्ट करने का, ठीक है। तो बिल्कुल भी इधर उधर डिमोटिवेट नहीं होना है। थर्ड का आंसर बनेगा 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। विच इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब ये आप कर लोगे बहुत आराम से। कौन सा सबसे पुराना मेथड है जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं? कौन सा सबसे पुराना मेथड है? एक्सपेरिमेंटल है, क्लिनिकल है, साइकोफिजिकल है, या फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड है? फोर्थ का आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए, फोर्थ का आंसर करेंगे, और जो आपको इसमें लग रहा है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। फोर्थ का जल्दी बनाएंगे भाई, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पर, इतना वेट हम नहीं करेंगे। फोर्थ का जो आंसर बनेगा वो बनेगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन हम किस में करते हैं भाई? हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं, जिसमें हम वुंड के बारे में पढ़ते हैं, विलहेल्म वुंड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि जनक माने जाते हैं। इनके शिष्य है कौन? टिचनर, ठीक है, टिचनर।
इन्होंने इस शब्द को दिया था, वैसे इंट्रोस्पेक्शन को जो स्ट्रक्चरलिज्म शब्द है वो भी टिचनर के द्वारा दिया गया था, ऑल्दो जो फादर है वो वुंड को माना जाता है। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है वो आपका सबसे पुराना मेथड है आपके व्यवहार को अध्ययन करने का, ध्यान देंगे इस चीज को। फोर्थ का आंसर आएगा डी। 5 क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिंक्वेंट्स। भाई कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है, एक अपराधी बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये आपको अच्छे से देख लो भाई, एक आंसर आपको मिलेगा इसमें। डैमेजिंग स्कूल प्रॉपर्टी ये नहीं है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बुलिंग एंड मोकरी, किसी भाई धमकी देना, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का, सताना, किसी को टॉर्चर करना, या फिर एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, शरीर रचना में एस्थेनिक, एस्थेनिक का मतलब होता है लाइक ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी, या फिर आप कह सकते हो आर्ट। ओके, तो ये आपको सेलेक्ट करना, तो 5 का सबको पता है क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, बाकी सब उसके अकॉर्डिंग जाता है। 5 का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, रिपीट भी होते हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे भी पूछा था, तो देखो ये अगेन फिर से एक रिपीट पे आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंड्यूरा। इसके अंदर हम लोग क्या स्टेप्स पढ़ते हैं, अटेंशन रिटेंशन क्या करते हैं, हम आपको अरेंज करना है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ सवाल है, जब से मैंने आपकी पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी, आई थिंक ये 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये सीरीज यहाँ पर पता होना चाहिए है। पहले क्या होता है भाई, इमिटेशन के 4 स्टेप्स हम वहां पर पढ़ते हैं। पहले हम अटेंटिव होते हैं, हम मतलब जागरूक होते हैं, पहले देखते हैं। ठीक है, जिसको हमने इमिटेट करना उसको देखते हैं, फिर हम अपने अंदर उस चीज को धारण करते हैं, रिटेंशन होता है। उसके बाद क्या बताया था मैंने, रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन होता है और बाद में फिर मोटिवेशन होता है। सो आंसर क्या जाएगा, अटेंशन, देन रिटेंशन, देन प्रोडक्शन और देन मोटिवेशन। ठीक है, सो आंसर जाएगा 6 का डी। क्लियर बात है। 7th क्वेश्चन देखेंगे, Who stated that personality is the sum total of innate and acquired dispositions? किसने कहा है कि जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, दोनों ही चीजें शामिल होती है। किसने कहा है, मोर्टिन प्रिंस ने कहा है, एल्पोर्ट ने कहा है, वैलेंटाइन ने, या फिर कैटल ने कहा है। तो 7 का आंसर आप इससे पहले गलत दे, मैं आपको बता दूं, इसको वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक है, जब मैंने आपको नोट्स वगैरह भी दिए तो भी उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड करी है, अगर आपने उनको इग्नोर नहीं किया है तो उसमें आपको ये भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कि भाई किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, वो मैंने नोट्स के अंदर आपको इंक्लूड करके दिया है। क्लियर बात है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है, चलिए ये बताएंगे। और इसमें भी ये भी आपको वही आंसर है जो आपका पहले भी पूछ रखा है, ये भी रिपीट पे है। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, विकास का मतलब है भाई बदलाव है, परिवर्तन है। डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हो, ऐसा कहा गया है। तो क्या ये गलत है? अगर आपको प्रिंसिपल्स आते हैं अच्छे से तो आप निकाल पाएंगे। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल, बिल्कुल सही बात है, पहले का जो विकास होता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो, मतलब ये कह रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल है, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, 8वीं का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। 8th का सी क्यों लगा रहे हो भाई, बिल्कुल गलत लगा रहे हो। ठीक है, फिर से पढ़ लो एक बारी, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको सबको फिर से पढ़ लो, जो भी सी मार्क कर रहे हैं। 8 का आंसर आएगा बी। ठीक है, डेवलपमेंट पैटर्न जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, इन्होंने अनप्रेडिक्टेबल लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th का। एडोलेसेंस करवाते टाइम मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया था, गर्ल्स सरपास बॉयज फिजिकली। भाई शारीरिक रूप से जो लड़कियां होती है लड़कों से थोड़ा आगे रहती है, कितना साल आगे रहती है वो भी बताया था मैंने। ठीक है, लड़कों से आगे रहती है, किस स्टेज में रहती है, इन्फेंसी में, लेटर चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में, या फिर एडोलेसेंस अवस्था में। किस अवस्था में जो लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वो लड़कों के कंपेयर में थोड़ा एडवांस में चलता है, आगे चलता है, तो किस स्टेज के अंदर चलता है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, हम एडोलेसेंस स्टेज के अंदर पढ़ते हैं भाई, जो लड़कियां हैं आमतौर पर उनके अंदर प्यूबर्टी भी जल्दी आ जाती है 10 से 12 साल में, और लड़कों का जो आता है वो थोड़ा सा 2 साल पीछे जाता है। तो जो लड़कियों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं 2 साल उनसे एडवांस में चलती रहती है वो। ठीक है, बट ध्यान में रखिएगा इसका आंसर यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड भी बनेगा और एडोलेसेंस भी बनेगा। ऑफिशियली भी इसको 2 ही आंसर मार्क किया गया है, 2nd भी और 4th भी, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड में भी आपका कहीं ना कहीं जो प्यूबर्टी है उसके जो लक्षण है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो लड़कियों की जो ग्रोथ है वो आगे आना स्टार्ट हो जाती है, और इसके जस्ट बाद ही आपका एडोलेसेंस आता है। सो इस दोनों को यहाँ पर करेक्ट मार्क किया गया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में
ठीक है, और जो वो आंसर ऑफिशियल मान रहे हैं आपको भी उसी अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है, ईगो में नहीं चलना है। 10th क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करी जा रही है। भाई जो गेस्टाल्ट वादी है वो किस प्रकार का अध्ययन करते हैं, क्या है उनका सब्जेक्ट मैटर, किस पर वो बात करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस पर बात करते हैं, कंसाइजनेस पर बात करते हैं, मेंटल और बिहेवियरल प्रोसेस को एज ए होल देखते हैं, या फिर मोड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंट अस्तित्व के तरीके और समस्याओं पर बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर भी आपको होल दिखाई दे भाई उसको करेक्ट मार्क कर देना, ठीक है। वो एज ए होल देखते हैं, सारी चीजों को कैसे देखते हैं, संपूर्ण रूप से देखते हैं। सो 10th का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 11 क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रॉइड कंसीडर द पैटर्नल लव ऑफ गर्ल्स। ठीक है भाई, जो लड़कियां होती हैं उनका अपने फादर के प्रति अफेक्शन की बात करी जा रही है, पैटर्नल लव की बात करी जा रही है, तो उसको क्या कहा जाता है। और ये इतनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बार बार आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी बस घुमा फिरा देंगे। तो जो फ्लूइड के साइकोसेक्सुअल स्टेज है भाई, 5 स्टेज की बात करते हैं सिगमंड फ्लूइड, वो प्लीज बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बनेगा 11 का बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स आर बोर्न। अब देखो ये फिर से है ना रिपीट होते हैं भाई क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते हैं, देखो कल भी आया था ये शायद हमारे पास। समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स आर बोर्न विद लेस इंटेलिजेंस। भाई ऐसे पेरेंट्स जो गिफ्टेड है, जो प्रतिभाशाली है, उनके बच्चे कई बार कम बुद्धि वाले निकल जाते हैं उनके मतलब पेरेंट्स से, ठीक है, और वाइस वर्सा, और उल्टा पुल्टा इधर भी हो जाता है। विच लॉ ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड, ये जो है अनुवांशिकता का, वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है, कौन सा नियम यहां पर कहलाता है, यस बहुत बढ़िया, ओइडिपस मतलब बॉयज का अपनी मदर के प्रति। हाँ चलिए, तो इसमें क्या दिखाओगे आप, लॉ ऑफ रिग्रेशन, यस लॉ ऑफ रिग्रेशन, भाई रिग्रेट करना, ठीक है। रिग्रेशन मतलब टोटली अपोजिट है, बच्चा जो है वो मदर फादर से टोटल अपोजिट है। अगर मदर फादर इंटेलिजेंट तो बच्चा बिल्कुल फुस निकल जाएगा, और अगर मदर फादर बिल्कुल ही लाइक पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट निकल जाएगा। तो ये क्या है, रिग्रेशन का नियम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनालिटी। इंट्रोवर्टेड थिंकिंग उनकी होती है जो अपने आप में ही रहना चाहते हैं। एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो सोशल होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, ठीक है। और इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो जिनको लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो अपने आप के ही अंदर रहना चाहते हैं, अपने ही थॉट प्रोसेस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो आपको निकालना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। भाई वो रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एब्जॉर्ब्ड इन हिज ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, या फिर सपोर्ट्स थ्योरी विद फैक्ट्स, propagates his views with insistence and vehemence। तो इसका आप सभी को पता है, चलो इसका आप सभी को पता है भाई, एब्जॉर्ब्ड इन हिज ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, यानी कि वो खुद के ही बुद्धि के अंदर तक सीमित रहते हैं, वो दूसरों के साथ कहीं ना कहीं घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो अपनी खुद की जो उनका बौद्धिक है चीजें, सारी जो इंटेलेक्चुअल चीजें उसी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। 14th देखेंगे फटाफट से, इसका सभी ने आंसर करा, 13 का ए दे रहे हैं, ए क्यों दे रहे हो, ए एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट वाले होते हैं वो, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल। चलो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जेम्स लैंगेज थ्योरी ऑफ इमोशन। भाई ये ना इमोशन की एक थ्योरी है, मतलब जो जिसमें हम जेम्स को पढ़ते हैं, ठीक है, लैंगे को पढ़ते हैं, जिसमें हम, ये दोनों अलग अलग है वैसे, ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं इमोशंस पर बात करते हैं, ओके, कहीं ना कहीं किस पर बात करते हैं, भावनाओं पर बात करते हैं। तो इसमें ये कहते हैं भाई कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इनके द्वारा दिया गया, ये आपको इसमें छांटना है, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शारीरिक परिवर्तन की यहाँ पर बात करते हैं, और उसके अंदर ये क्या बात करते हैं, सिचुएशन की, बॉडीली डिस्टर्बेंस की और मेंटल स्टेट की बात करते हैं। सो आंसर बनेगा हमारा ये सिचुएशन, बॉडीली डिस्टर्बेंस और मेंटल स्टेट, ठीक है। कई बार ये इधर उधर भी कर देते हैं एक आधे क्वेश्चन को। सो 14th का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, A1 बनेगा 14th का, ठीक है। इसको थोड़ा लिख लेना कहीं पे, क्या पता आपसे पूछ ले। 15th देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट। चलिए इनसाइट हम किस में पढ़ते हैं, हम कोलर की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कोलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी मतलब एक सडन
आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन आता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इंसिडेंटल, रिस्पॉन्सेस इन नोवल सिचुएशन, हैबिट स्ट्रेंथ या फिर रेस्पॉन्स स्पॉन्टेनिटी। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है इनसाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स। 15th को मार्क करेंगे जल्दी से। चलिए 15th को मार्क करेंगे। कौन सा नहीं है? देखो इंसिडेंटल होता है, बिल्कुल होता है। रेस्पॉन्स इज नोवल सिचुएशन, भाई नई परिस्थिति में भी आप रेस्पॉन्स करते हो उस चीज को, ठीक है। और आपका ये भी है, जो नहीं है वो क्या, वो हैबिट स्ट्रेंथ है। ओके, हैबिट स्ट्रेंथ आप इसको करेक्ट मार्क करेंगे 15th का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉर्डन इन हिज सिनेप्टिक टेक्निक। आप सब बस इतना देखो कौन सा स्टेज नहीं है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी मतलब नई नई चीजों का आना, नए नए आइडियाज का आना, विचार का आना, तो वो आप देख लो कौन सा नहीं है। डिटेचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर, डिफरमेंट या फिर कंसेप्ट फॉर्मेशन। चलो हिंदी में भी आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। सेजू चलिए देखो, क्रिएटिविटी है मतलब नई नई चीजें हैं, और नई नई चीजें है तो फाइंड समथिंग सिमिलर आप नहीं कर सकते। मतलब आप कोई चीज ऑलरेडी कर रहे हो और वैसा का वैसा ही दूसरी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स फिर उसमें कोई भी क्रिएटिविटी हमारी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 का बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 17। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट सूट्स टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। चलिए, प्रतिभाशाली बच्चों को कौन सी विशेषता इसमें से सूट नहीं करती है? प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, आपको ये बताना है। भाई वो रैपिडली लर्न करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इजीली वो सीख लेते हैं। फोन ले जा, अपना फोन लिया। चलिए आंसर करेंगे 17 का। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, knows about many things of which most of the students are unaware, या फिर much drill is required to retain what he she has heard or read। 17 का आंसर मार्क करेंगे। क्रिएटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं इनको लेट गो नहीं कर सकती हूँ उस रूम में। ओके चलिए 17 यस डी, ठीक है। 17 क्या मार्क कर रहे हो? डी मार्क कर रहे हो। मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन व्हाट ही शी हैज हर्ड और डी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है इनको। चलिए, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी का एज रेंज पूछा गया है आपसे, कौन सा है? मेल फीमेल दोनों का काउंट करके बताएंगे। 10 to 12 ईयर, 6 to 12 ईयर, 11 to 16 या फिर 8 to 10 ईयर। कौन सा है आपका प्यूबर्टी का? 18 को मार्क करेंगे। चलिए 18 को बताएंगे भी। 18 का आंसर क्या कर रहे हो? सी। ओके, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना भाई, 10 से 12 साल तक कहा, मतलब फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो प्यूबर्टी आती है 10 to 14, ठीक है। और जो आपका 12 से और आपका जो 16 तक है वो बॉयज के अंदर काउंट करी जाती है। तो 10 to 16 मार्क करेंगे, 11 to 16 आप मार्क करेंगे, ठीक है। आंसर क्या जाएगा हमारा? थर्ड जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस से आपका ये टॉपिक आ चुका है और इसमें आपका एक टेस्ट पूछा गया, कौन सा नहीं है? कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, मतलब कि नॉन वर्बल नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। वर्बल आपको निकालना है। आर्मी अल्फा है, को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट या फिर पास अलोंग टेस्ट है। जल्दी से बताएंगे मुझे 19 का आंसर। ओके 19 का आंसर निकालेंगे फटाफट से। तो भाई एक होता है आपका वर्बल जो कि शाब्दिक को कहलाता है, एक होता है नॉन वर्बल जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें जो बच्चा वो परफॉर्म करता है, ठीक है, वो वर्बल नहीं होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर जाएगा 1 आर्मी अल्फा टेस्ट, क्योंकि आपका वर्बल होता है और वर्बल भी आपका ग्रुप के अंदर होता है, वर्बल ग्रुप टेस्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल होता है और एक ग्रुप होता है, पता होगा सबको, पढ़ रखा है। तो 20 देखो, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बिटवीन विच एज द चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। कब आ जाती है बच्चे के अंदर अमूर्त तर्क विकसित करने की क्षमता? हाइपोथेटिकली कब बच्चा सोच पाता है? इमेजिनेशन कब कर पाता है? ये आपको बताना है। तो वो लास्ट है, सबसे लास्ट की है, ठीक है, सबसे लास्ट का जो स्टेज है वो आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो वो कितने नंबर का होता है भाई? 11 से 14, ठीक है। सो 20 का आंसर क्या बनेगा भाई? यहाँ पर 4 बनेगा। ओके यस, 20 का आंसर बनेगा 4। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉजिकली कब बच्चा थिंक कर पाता है,
तो फिर आप कंक्रीट लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहीं एब्स्ट्रैक्ट रूप से कब कर पाता है, फिर आप फॉर्मल लगाना, ध्यान में रखना इस चीज को। 21 देखो, who stated that an individual is intelligent in proportion as he is able to carry an abstract thinking। वह व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। कौन कहता है ये? इंटेलिजेंस की बात आती है, और इंटेलिजेंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? यहाँ पर टर्मन के बारे में पढ़ते हैं, डियरबोर्न के बारे में पढ़ते हैं, बकिंघम या फिर कैल्विन। तो आप सभी को पता, हम इसमें टर्मन के बारे में पढ़ते हैं, तो आप टर्मन को लगाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, deductive thinking. Next, 22. What is the process of releasing the hidden emotional suffocation and power inside the children cold? जब मैंने आपको इमोशन का चैप्टर करवाया था तो कुछ एक टर्म्स भी आपके साथ मैंने डिस्कस करी थी, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसका एक छुपी हुई ऐसी मेमोरीज जो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है, जो उसको सफोकेट कर रही होती है, अंदर से कहीं ना कहीं घुटन उसको महसूस हो रही हो, तो जो वो बाहर आता है उसके अंदर का जो संवेग, उसको क्या कहा जाता है? स्टेबिलिटी कहा जाता है, सेंसिटिविटी, कैथारसिस या फिर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। सो 22 का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? सी बनेगा। इमोशनल कैथारसिस उसको कहा जाता है, और ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। इमोशनल कैथारसिस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट्स क्यूरियोसिटी? कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल परिवर्ती को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? जिसमें बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है, आपको एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है। अवार्डिंग पोजीशंस इन द क्लास और स्कूल, अवार्ड देना कहीं ना कहीं, ठीक है, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर। आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे ने कोई सवाल पूछा उसको आंसर करना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर कक्षा में विचार विमर्श करना। तो आप सभी को पता है भाई, इससे भी उसकी जिज्ञासा दूर होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी। जो नहीं होगी वो उसको अवार्ड करने से होगी। सो आंसर आ जाएगा 23 का ए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 24। हाउ मेनी कार्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रोसार्च इंक ब्लॉक टेस्ट? पर्सनालिटी का एक सवाल पूछा गया है, जो कि फेवरेट टॉपिक होता है इनका, पहले हुआ करता था। 2022 में इन्होंने बाढ़ ला रखी थी पर्सनालिटी के क्वेश्चंस की। तो हाउ मेनी कार्ड्स प्रिस्क्राइब इन रोसार्च का इंक ब्लॉक टेस्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हरमन रोसार्च को हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर कितने कार्ड्स की बात करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, जो कि आपके प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं पर्सनालिटी मेजरमेंट के, ठीक है। चलिए, कितने टेस्ट की बात करता है भैया? इसमें हमारे 10 कार्ड होते हैं, टेस्ट नहीं 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। 24 का जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है भाई, मैंने आपको ये टॉपिक भी करवा दिया है। चलो 24 के बाद 25 देखो। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? भाई शैक्षणिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए है। और जो नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है वही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ईएल थॉर्नडाइक, पेस्ट्रोलॉजी, हर्बर्ट या फिर फ्रोबेल। तो ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को हम बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर पढ़ते हैं, बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें इनसे क्वेश्चन नहीं आता हो, तो थॉर्नडाइक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक? सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया है? तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, जो जैकोब एल मोरेनो, ठीक है, जैकोब एल मोरेनो इसका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। जब आपको मैंने वो लिखवाए थे ना टीचिंग्स के जितने भी मेथड्स हैं, तो वो उसमें सारी चीजें हैं आपकी। तो 26 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बी जाएगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। विच इज द 4th स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एरिक्सन? एरिक्सन ने 8 हमारे स्टेज दिए हैं। जब भी मनोसामाजिक सिद्धांत की बात आती है तो 8 स्टेज की बात करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कम से कम जो आइडेंटिटी वाला है ना, भाई आइडेंटिटी कब होता है? एडोलेसेंस स्टेज में होता है। तो तब तक आपको जितने भी स्टेज लिखवाए ना, वो आपके टिप्स पर आपको याद हो, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आपको पता हो। इन्होंने हमसे पूछा 5वीं कौन सी है? 5वीं नहीं पूछा, 4थी पूछा, क्योंकि 5वीं तो हमारी आइडेंटिटी वाली होती है, ये हमारी 5वीं नंबर की होती है, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो होती है वो कौन सी होती है? तो इंटीमेसी तो बाद में जाएगी भाई, आइसोलेशन इंटीमेसी तो बाद में जाएगा आइडेंटिटी के बाद, और जनरेटिविटी भी बाद में जाएगा। जो होती है हमारी 4th नंबर की, वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी होती है। ओके, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो 27 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। मंजू रानी बी दे रहे हैं, बी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन 5वें नंबर की स्टेज होती है। प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। ओके, 28 क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रोस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? ये भी आपका आया हुआ सवाल है, ठीक है। सूडो मैच्योरिटी किसको कहा जाता है? कल भी आया था शायद ये ना, जो कल मैंने 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आए पड़े इसमें फिर से।
सूडो मेच्योरिटी स्टेज किसको कहा जाता है? इन्फेंसी को, चाइल्डहुड को, एडोलसेंस को या फिर अडल्टहुड को? तो ये मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था, इसको चाइल्डहुड को कहा जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। 29 क्वेश्चन देखेंगे। When a person try to make his her thought and action according to the other whom he like to follow, then this kind of activity is called which type of defense mechanism? आपको जो लोग पसंद है, जिनको आप फॉलो करते हो, आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, तो ये किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है? आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट? 29 का जो आंसर बनेगा वो बिना सोचे समझे, मतलब सोचना समझना तो है आपको वैसे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर है। आप किसी और की आइडेंटिटी को अपने अंदर धारण कर रहे हो तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्डहुड? चलिए, कौन सा नहीं है? चाइल्डहुड की हम जब भी बात करते हैं तो सामान्य भाषण विकार कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, लिस्पिंग है ये, लिस्पिंग या फिर स्लरिंग या फिर स्टटरिंग, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, ये तीनों होता है। जो नहीं होता वो ऊर्जा की कमी होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। ओके, ऊर्जा तो भरपूर होती है। तो 30th का जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा।